होगी किसकी, ये सवाल हर जहन में गूंज सकता है। हम कुछ अंधेरे में है, कुछ उजाले में है, और उसकी वजह यह है कि दरअसल ये देश भी बहुत अंधेरे में है और पहली बार राजनीति की तरफ सपना लेकर ताकते लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस बार उजियारा आ जाएगा, परिवर्तन की बयार है, बहुत कुछ जहन में है। लेकिन वो बात काशी से निकलेगी किसी ने सोचा नहीं था। इतनी सकरी गलियां हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां चल नहीं सकती हैं। शहर का एक अपना मिजाज है, सांस्कृतिक विरासत है, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, सामाजिक सरोकार हैं, उसकी जड़ें भी गहरी है। तो काशी होगी किसकी, दरअसल आज हम टटोलेंगे कई जगहों से। मसलन बीजेपी हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो हमारी संवाददाता श्वेता वहीं पर है, लंका चौक, जहां से नरेंद्र मोदी की सवारी निकली, उड़न खटोला उतरा और वहां से काफिला निकला, लेकिन पीछे बीएचयू छूट गया, मालवीय जी भी छूट गए। वहां भी चलेंगे, वहां हमारे साथ राहुल कंवल होंगे और साथ ही टाउन हॉल की बात भी होगी, जहां पर हमारी सहयोगी अंजना होगी, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ। तो काशी होगी किसकी, और हम खुद हैं पप्पू चाय की दुकान पे। बड़ा अजीबोगरीब संयोग है पप्पू जी, कहते हैं राजनीति में विरासत लेकर ना आइए, लेकिन आपकी दुकान पे जब जब हम आते हैं पप्पू जी, हम एक चीज देख रहे हैं, ये दुकान आपसे पहले भी कोई चलाता था? हमारे पिताजी चलाते थे, उसके बाद आपने चलाई, उसके बाद हमने चलाया, उसका अपना बेटा चला रहा है, तीसरी पीढ़ी चला रही है इसको। इन 3 पीढ़ियों में आपने देखा राजनीति बदली, देश बदला, या बनारस वैसे का वैसे? क्या बदला? बनारस तो यहाँ का पुराना शहर है, बनारस बदला नहीं, बनारस उसी तरह से है। इस बार राजनीति को उछाल कुछ बदला है, इस बार कुछ नए तरीके का उछाल आया है। हम गलत नहीं कह रहे हैं। तो आपके पिताजी के समय नेहरू जी का दौर हुआ करता था, हाँ। सरदार पटेल का जिक्र होता होगा, हाँ। जिसका नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं। आपके वक्त में तो इंदिरा गांधी की एंट्री हो गई थी, राजीव गांधी थे, और देखिए उनके बेटे भी बैठे हुए हैं। योगेश नाम है आपका, मनोज नाम है आपका, और इनकी पीढ़ी में अब राहुल गांधी आ गए और आ गए, आप इस बीच में खड़े हैं। क्या अंतर आया है? इधर चेहरा दिखाइए तो आप रोशनी में आ जाइएगा जी। क्या अंतर आया इस दौर में? इस दौर में यही अंतर आया है कि पहले बहुत शांति से चुनाव हो जाता रहा, लेकिन इस बार जो है इतना मारा मारी है, वो है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये मारा मारी इमरजेंसी से भी खतरनाक है क्या? नहीं, इमरजेंसी से तो खतरनाक नहीं है। नहीं है? नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है जबरदस्ती जो है हाईलाइट होने के लिए जगह जगह एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं और हाईलाइट होने के लिए अपना पेपर में छपते रहते हैं। चलिए हम जरा आपकी दुकान के भीतर भी देखते हैं, बड़ा गर्मा गर्म माहौल रहता है। इधर देखिए चाय बन रही, नींबू की चाय है, तो हमें अंदर पिलाएंगे आप। और दूसरी तरफ जो है यहाँ चौरसिया जी जो है जो पान लगा रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ नींबू की चाय और दूसरी तरफ, आपका पूरा नाम क्या है? योगेश चौरसिया। योगेश चौरसिया जी। एक तरफ योगेश चौरसिया पान लगा रहे हैं और दूसरी तरफ नींबू की चाय बनाई जा रही है मनोज के द्वारा। ये तीसरी पीढ़ी तैयार है। अब इस स्थिति में हम आपको एक दृश्य, चाय ले ही लीजिए, क्या बात है। चलिए, चाय की चुस्की के साथ आज एक ऐसी चर्चा में हम बनारस में खोजने आए हैं कि दरअसल किन स्थितियों में कौन कहां जीता है, इस पे हम चर्चा शुरू करें। पहले हम सबको बतला दें, नरेंद्र मोदी चूंकि बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं, हम पहले सीधे श्वेता के पास चल रहे हैं, उधर से लौटेंगे तब हम चर्चा शुरू करेंगे, और तब तक हम लोग चाय का मजा लेंगे। श्वेता, जिस जगह पर हम यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव कार्यालय है। यहाँ पर अब हम ठीक उस गेट के सामने मौजूद हैं जहाँ पर इंतजार चल रहा है नरेंद्र मोदी का। तमाम वो कार्यकर्ता जो सवेरे से यहाँ पर बैठे हुए थे, वो सब यहाँ पर अभी तक इंतजार में जुटे हुए हैं। ये देखना चाहते हैं कि कब नरेंद्र मोदी आते हैं। भीड़ आप गेट के नजदीक भी देख सकते हैं, भीड़ गेट के बाहर भी है। कई लोग हैं जो दाखिल होना चाहते हैं, अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, और उसके लिए वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम कुछ इस तरीके से बढ़ गए हैं कि अंदर सबको दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। इंतजार तो यहाँ पर है, लेकिन इंतजार के साथ ये भी एहसास है कि वाराणसी की सड़कों पर अगर
भीड़ किसी को घेर कर आगे बढ़ने में उसके व्यवधान बन रही हो तो यहाँ आने में कितना वक्त लग सकता है। 1 घंटे का इंतजार सबको है, इंतजार यहाँ पर है, लेकिन इलेक्शन एक्सप्रेस हमारी कहाँ पर है? राहुल कंवल उसके साथ मौजूद हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। भिखारीपुर पोखरा से आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। लगातार आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस पिछले 35 दिन से हर रोज एक नए शहर से प्रसारण पहुंचा रही है। आज दिन भर हम लंका चौक पर डटे हुए थे, वहां से दर्शकों को सीधा प्रसारण पहुंचा रहे थे। यहां पर हमारे साथ कुछ संगीतकार हैं, उन्हीं से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले तो भाई साहब अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या तैयार किया है आपने आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस के लिए, चुनाव को लेकर। मैं अमलेश शुक्ला हूँ और गीत हमारे कन्हैया दुबे केडी जी जो हमारे बीच में हैं इधर, इन्होंने लिखा है। मैं कहना चाहूँगा, सुनाइए। अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे मचल संग्राम देखा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। तो भाजपा देने लगी सफाई, बस पाने की है रुसवाई, भाजपा देने लगी सफाई, सपाने की है रुसवाई, कांग्रेस बसपा सब ने छला है और आपकी हो रही बुराई। कौन तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो माहौल है कहना चाहूंगा, कौन बनेगा देश का पीएम, कौन बनेगा देश का पीएम। 1 मिनट शांत रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि कौन बनेगा इस देश का पीएम, अरे राहुल मुलायम की मोदी में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर। बहुत खूब। आपने वाराणसी को भी लेकर और वहां के चुनाव को लेकर कुछ लिखा था, वो सुनाइए। अभी तो जो एक माहौल चल रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग अभी केसरिया रंग में रंगे हुए हैं। कहना चाहूँगा, अरे नमो नमो की बहार दिल में बजे घंटी यार, टन 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 टन, अरे काशी में छाई बहार दिल में बजे घंटी यार, टन 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 टन। बोलो हर हर मोदी, बोलो घर घर मोदी, बोलो हर हर मोदी, बोलो घर घर। भारत का लाल आया, घबरा रहे विरोधी, तो बाबा विश्वनाथ का आशीष मिला उनको यार, टन 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 टन, नमो नमो की बहार दिल में बजे। ये तो पूरा नमो नमो हो गया, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी संगीतकार हैं, इनसे बजवाएंगे। बराबर से मुकाबला कीजिए, संगीत के जरिए जवाब दीजिए मोदी। दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन गे, दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन गे, आइल बाड़ी अब होली में, केंद्रीय केजरीवाल का झाड़ू पर मारा मोहर आई अब, केजरीवाल के मोहर मारा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल शेरो शायरी के जरिए मुकाबला हुआ, आज मुकाबला हो रहा है संगीत के जरिए। बड़ा रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी का। तो भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं उनसे पूछना चाहूंगा, आज तो मोदी जी ने थोड़ी चीटिंग कर दी, उन्होंने इजाजत नहीं ली रोड शो की, लेकिन फिर रोड शो निकाल दिया, इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल डाल दी, ठीक था क्या? नहीं, ये तो गलत था, क्योंकि ये मोदी जी ने आज रोहनिया विधानसभा में भी कहा है कि ऐसा कोई भी, हमारे गृह मंत्री और चिदम्बरम साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी की पूरी सुरक्षा है, फिर भी ये विरोधी राजनीतिक जो है हमारी सपा पार्टी के कुछ रिलेशन के संबंध जोड़कर और कांग्रेस से मिल करके। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं 10 तारीख को, उनको तो नहीं रोक रहे, मोदी को क्यों रोक रहे थे? मोदी को रोका नहीं गया। मोदी ने जहां वेन्यू बोला था बेनियाबाग,
शीश चंद्र दीक्षित के चुनाव के समय में भी यही सिचुएशन। अरे वो तो बहुत साल हो गए भैया। चीजें अगर सेंसिटिव हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। दूसरी चीज, सामाजिक समरसता अगर कहीं भी खराब होने लगेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम है, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल तो आरती भी करते हैं, रैली भी करते हैं, रोड शो भी करते हैं, उस पर पाबंदी नहीं, मोदी को क्यों रोका जाता? नहीं, जो भी हमने रोड शो किया या हमने जो भी नुक्कड़ सभा किया, सारी की सारी परमिशन लेके किया, लेकिन मुझे मोदी नहीं। इन्होंने तो परमिशन मांगी थी, नहीं मिली। नहीं, इन्होंने परमिशन रोड शो की नहीं मांगी थी, बेनिया बाग की मांगी थी, बात ऐसा फैलाने के लिए कि हिंदुओं का वोट एकत्रित कर ले, इसलिए हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दिया। 2 दिन पहले मांगा इन्होंने। और कुछ पूछिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। इस चुनाव में सबसे रोमांचक, सबसे रंगीन चुनाव अगर है तो शायद वो वाराणसी में ही लड़ा जा रहा है। मेरे सहयोगी श्वेता, प्रसून, अंजना इस वक्त हमारे साथ हैं। इसी के साथ हम आपको उनके पास वापस लिए चलते हैं। जी राहुल, दरअसल इलेक्शन एक्सप्रेस जो हमारी है वो पानी की तरह है, जिस शहर का रंग घुल जाए कुछ वैसा ही अंदाज नजर आता है, और जितनी बातचीत वहां पर हुई है उसमें वही सारी चीजें नजर आई हैं। मैं जहां पर हूं एक बार फिर बता दूं, यहां पर सवेरे से नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। गर्मी अब थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि हवा हल्की सी चल रही है, लेकिन इंतजार अभी भी बरकरार है लोगों का, और उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद आधे घंटे 45 मिनट में नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ यहां पर पहुंच जाए। यहाँ पर जो तस्वीर है, मैं इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर तो वो लोग हैं, वो कार्यकर्ता हैं जो नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहें या न रहें, वो उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं, गली गली में जाकर, बनारस की गलियों में घूमकर। इसीलिए हमें जो राय है लोगों की उसका एक ही रंग मिलता है, लेकिन जुनून के अलग अलग रंग जरूर मिलते हैं। कुछ कविताएं यहाँ पर कहते हैं, कुछ नारे लगाते हैं, लेकिन जोश सुबह से कम होने नहीं दिया है। शायद खाने को भी उस तरीके से नहीं मिला हो यहाँ पर, लेकिन इंतजार उन्हें उस शख्स का है जिसे वो अपनी पार्टी में नायक के तौर पर देखते हैं, अपने देश के नायक के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बनारस के जो रंग हर तरफ बिखरे पड़े हैं, उन्हें समेटने के लिए मेरे सहयोगी राहुल कंवल हैं, उनके साथ वो तमाम लोग हैं और हर पार्टी के लोग हैं जो अपनी राय रख रहे हैं उस तरीके से कि बनारस के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बनारस का कौन सा रंग कहां पर गुल रहा है। राहुल। यहाँ पर आप आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस से ये देख रहे हैं कार्यक्रम। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, सपा के लोग भी थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के झाड़ू बहुत हैं और बीजेपी के लोग आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये लड़ाई जो है वो मोदी बनाम केजरीवाल लड़ाई होगी और बाकी लोग साइड? यहाँ लड़ाई किसी से किसी की नहीं है, सिर्फ मोदी का एक तरफा वोट है और वो जीतेंगे बहुमत से। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का सहयोगी पार्टी सपा है, वो परिवारवाद को। पर हकीकत ये है कि बीजेपी ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए। अरुण जेटली, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब यहाँ पे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि ये झलकाता है कि कितनी टेंशन हो रही है बीजेपी को। किसी का किसी से लड़ाई नहीं है, केवल ओनली फॉर वन मोदी है बनारस में। बनारस में हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की लहर है एकदम। अरविंद केजरीवाल की यही पुकार, आपकी बार मोदी सरकार। देखा जाए तो ज्यादातर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तो लगा है कि बाहर से आए हैं। वाराणसी तो काफी हद तक नमो नमो लग रहा है। बड़े भाई, हमारा बस एक ही कहना है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इसलिए इस बार केजरीवाल सरकार। लोग कह रहे हैं केजरीवाल भगोड़ा है, दिल्ली में 40 दिन से भाग गया, और अगर जो दिल्ली नहीं चला पाया वो काशी को क्या सुधारे। दिल्ली से केजरीवाल नहीं भागे हैं, बल्कि शीला को जेल भेजने की जब बारी आई, जन लोकपाल कानून आया तो भाजपा भागी है, केजरीवाल नहीं भागा, सदन से ये भागे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ड्रामा कर रही है,
मीडिया के कैमरे अपनी तरफ खींच रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती नहीं की, क्योंकि वो जबरदस्ती करके रोड शो करना चाहते थे और एक मीडिया स्पेक्टिकल क्रिएट करना। ये रोड शो नहीं था, ये रोड शो नहीं था। मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं पूरे भारत में, बाकी सारे लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऐसा है नहीं, आप देखिए काफी डट कर कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का। आज लंका चौक पर भी कोई था तो आम आदमी पार्टी के लोग थे। मोदी जी को रोका जा रहा है, मोदी जी को पूरी तरह से कैप्चर किया जा रहा है, उनकी जितनी भी आगे की योजनाएं हैं उसको बंद किया जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ है। उनको नामांकन के समय 1 घंटा से 1.5 घंटा रोका गया। आज बनारस के अंदर जो पोजीशन मोदी जी की बन रही है, इनके रोकने से और मोदी जी हाईलाइट हो रहे हैं। और मोदी अगला पीएम कैंडिडेट काशी का मोदी। अरविंद केजरीवाल का भी काशी में रोड शो हुआ, नरेंद्र मोदी का भी हुआ। कोई इसमें तुलना नहीं कि नरेंद्र मोदी का रोड शो केजरीवाल से बहुत। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी हैं वो किराए के टट्टू लेकर आते हैं। कम से कम 2। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो लोकल आदमी हूँ, मेरा घर बनारस में है। मैं आम आदमी हूँ, मैं केजरीवाल का आदमी हूँ, मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पे जंग जो है जुनून और पैसा की है। मोदी जी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है और केजरीवाल की तरफ जुनून है, और पैसे और जुनून के अंदर सिर्फ जीत और जुनून की होती है। केजरीवाल जी के साथ जो भी कार्यकर्ता लगा हुआ है वो देश के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लगा हुआ है, जमीन से लगा हुआ है, अपने पैसे से चलता है। इन लोगों की तरह इतना पैसा खर्च करके हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचार के कानून लाने के लिए ही ये कांग्रेस वाले। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन है वो कॉर्पोरेट कैंपेन है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने उस कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल का कैंपेन आम आदमी कैंपेन है। मोदी का अंबानी अडानी का कैंपेन। भारत का किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आम आदमी ही होता है, भारत का आम नागरिक ही होता है। मोदी जी जैसे विकास पुरुष को, जो आज विकास के मॉडल बन चुके हैं, विकास के मॉडल के रूप में हैं, उनको केजरीवाल चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगा है सफल होंगे नहीं हो? जिसे कि दिल्ली की जनता ने वोट दिया और जब उसके सामने चैलेंज आया तो उस चैलेंज को छोड़कर भाग गए, मैदान खड़ा। कम से कम बिजली का एक ही वादा। हम पप्पू चाय की दुकान के अंदर में हैं, आप लंका चौक पे थे। अभी तक नरेंद्र मोदी अटके हुए हैं भीड़ भड़क्का में, बनारस की सकरी गलियों के बीच लोगों का हुजूम ज्यादा है, वहां फंसे हुए हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में तो आता ही है, चाहे दिल्ली से केजरीवाल आ जाएं या फिर गुजरात से नरेंद्र मोदी आ जाएं, बनारस है क्या? एक सवाल हर जहन में, जनाब बनारस है क्या? बनारस में सर कहा जाता है कि एक मिनट, बनारस क्या है? इनसे बचे तो। मैं जो बनारस में, चूंकि मैंने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला, तो मैं अभी रिसेंटली 2 मंथ से रह रहा हूँ। और जो पूरे इंडिया में, पूरे यूपी का जो बेसिक मत है, उसका मत यही है कि लोगों को एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चाहिए। और आज की डेट पर उस लेवल का कोई एलिजिबल पर्सन कहीं दिख नहीं रहा है। एक उम्मीद लोगों के पीछे है कि गुजरात का जो डेवलपमेंट है। सवाल था बनारस क्या है, तो बनारस की पॉलिसी हर जगह पूरे यूपी केवल एक ही फोकस है। तीसरा सवाल है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी जो आपने खोली है। बनारस क्या है? नहीं, ये बनारस आध्यात्मिक जिंदगी जीने की फिलॉसफी है बनारस, जिंदगी जीने का फिलॉसफी है बनारस। सर बनारस में कहा उधर ही रहिए आप। बनारस में दौड़ धूप थोड़ी होती है, एक मस्ती है। बनारस क्या है? जैसे अवध मनोरंजन की महफिल होती है, उसी तरह बनारस आनंद की महफिल है। आनंद। सर बनारस में एक जगह है, ये बनारस के आनंद को लूटने को। अरे आप तो अपने घर वाले को बता रहे होंगे कि जनाब दुनिया को बताइए। बनारस को आनंद को लूटने कौन सी राजनीति आ गई? सर बनारस लूटने की बात है नहीं, जो अपना सर्व स्वार्थ यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। कोई किसी को हराने है, किसी को जिताने आ रहा है। हम लोग अपनी मस्ती में जी रहे हैं। हमारे लिए कोई बात करे तो हम किसी और बात कर पाए। बनारस से बात आगे राजनीति और सियासत पर आएगी ही, क्योंकि इस दौर में हम लोग यूं ही नहीं आए हैं। लेकिन चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं, काशी है किसकी और काशी होगी किसकी? काशी किसी की हुई नहीं, तुलसीदास के दौर से गालिब और उसके बाद कबीर।
सब ने यही माना, काशी किसी की नहीं, सबकी है। बनारस के मिजाज में रंग तो राजनीति ने घोल ही दिया है, लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में है, क्या आने वाले वक्त में राजनीति के मिजाज में बनारस का रंग घुल जाएगा? ये सवाल इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ की तहजीब गंगा जमनी है, यहाँ के सरोकार दिल के साथ जुड़ते हैं। यहाँ जो भी संबल मिलता है, जो भी भरोसा मिलता है, जो भी आस होती है, उन सब के बीच कहीं ना कहीं लोगों के आपस के तार होते हैं। राजनीति पर आए पुल का काम केदारनाथ सिंह की एक कविता के साथ, और ऐसे ऐसे रसिक लोग यहाँ पर हैं जो राजनीति को भी धुन देंगे और शायद साहित्य के जरिए बनारस भी समझा देंगे। जनाब, आपका नाम क्या है? अमित कुमार झा। अमित कुमार झा जी, लीजिए माइक जरा हमें सुनाइए, आपने जो बताया केदारनाथ क्या है? इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मरवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो हैं यानी कि जो जिंदे हैं, जो हैं वो सुख बुगाते हैं, और जो नहीं है फेंकने लगते हैं अपनी पचखियां। आदमी दशा सुमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर जो कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब से खाली फन से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का खालीपन। तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है, और इसी तरह खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। ये शहर आधा फूल में है, आधा मंत्र में, आधा शंख में है, आधा नींद में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। ये शहर आधा नींद में है, लेकिन पहली बार है ये शहर जाग रहा है। नंगी आंखों से इस शहर के मिजाज में कहीं ना कहीं राजनीति का वो रंग सराबोर कर रहा है। लेकिन एक शख्स कहते हैं बनारस का मतलब कुछ और भी है। क्या है बनारस में? ऑलरेडी रस बना हुआ है, बनारस में बनाना नहीं पड़ता है रस। यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है रस। कैसे? पहले से बना रस बना है यहाँ, एकदम बना हुआ पहले से। बनारस संधि विच्छेद कर दिए उसका, बना हुआ है रस। यही है बनारस, यही है बनारस। जो बात है बनारस को लेकर, अब यहाँ से सियासत में हम लोग कदम रखते हैं। इस सियासत में क्या बनारस दिल्ली की सत्ता देख रहा है, उसके तख्त ताज को देख रहा है, या बनारस एक आम आदमी को देख रहा है, सरोकार की राजनीति को देख रहा है? बनारस क्या देख रहा है? बनारस में सर एक तरफ तो जो है मोदी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के सत्ता संभालने के बाद ये परसेप्शन आ रहा है कि वो जो है प्रॉमिसर हैं, बट मोदी ने जो नैनो प्रोजेक्ट और बहुत सारे जो पीछे उन्होंने काम किया है, उनका केवल प्रॉमिसर की तरह इमेज नहीं बनी हुई है, उनका एक परफॉर्मर की तरह इमेज बनी हुई है। तो ये प्रॉमिसर और परफॉर्मर के बीच में जो है पब्लिक का थोड़ा सा परफॉर्मर की तरफ ज़्यादा झुकती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों लगता है हर किसी को कि बनारस को इसलिए चुना गया क्योंकि बनारस झटके में उस पूर्वांचल का केंद्र बन जाए? इससे पहले आज़ादी के बाद से कभी बनारस को चुना नहीं गया था। हमें अयोध्या आंदोलन के दौर में याद है, उस वक्त गोरखपुर था अड्डा, लेकिन बनारस इस बार क्यों चुना गया? विश्व की सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है बनारस को। यहाँ पर कहा जाता है कि अयोध्या के बाद सबसे ज़्यादा मंदिर यहीं पर है। गलियों का शहर कहा जाता है, घंटों का शहर कहा जाता है। सुबह सबसे पहले उठता है बनारस, लेकिन कभी भी बनारस को अंतर्राष्ट्रीय या कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान नहीं मिली। आज कोशिश हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बनारस को एक राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। आज शायद इसीलिए शायद मोदी जी आए हैं या केजरीवाल जी, दोनों की लड़ाई के थ्रू शायद ये महसूस हो रहा है कि बनारस एक ऊपर जा रहा है, एक महसूस कर रहा है कि हाँ, हम भी अपनी पोजीशन रखते हैं, अपनी पहचान बनाएंगे। अयोध्या आंदोलन के समय पे गोरखपुर केंद्र था, अयोध्या आंदोलन के समय पे गोरखपुर केंद्र था। अब बनारस को केंद्र बिंदु रख करके राजनीति की जा रही है। पूर्वांचल का मिजाज हमेशा से एक तरफ रहने वाला था। भारत के नक्शे पर मतलब बनारस को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि लालगढ़ में आंदोलन हो गया था, ममता बनर्जी तो बताना पड़ता था। बनारस की पहचान है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बनारस को क्यों चुन लिया गया? कुछ जहन में आता है क्यों चुन लिया गया? सर, हमको तो लग रहा है कि पिछले सालों में देखेंगे आप, सब बीजेपी जैसे पार्टियों का ग्राफ हमेशा से गिरते रहा है, सफाया सा हो गया था, और बीजेपी में कोई ऐसी नेता दमदार यहाँ दिख नहीं रहे थे। मुझे लग रहा है ये पूर्वी नॉर्थ इंडिया को मोबिलाइज करने का एक
तरीका हुआ, यहाँ से लॉन्चिंग पैड की तरह बनारस को यूज किया जा रहा है। कैपिटल भी है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं जो तस्वीर बताती है कि कैसे राजनीति के गढ़ में कौन कहाँ किसकी मौजूदगी बनारस में क्या एहसास करा रही है। नरेंद्र मोदी का आज बनारस में आना, आम आदमी पार्टी का उसी सड़क पे अपने सभा को करना, और बनारस में हुजूम लग रहा था किसी लहर की तरह झूम रहा है। इतनी भीड़ हो गई झटके में लंका चौराहे पर। इन तस्वीरों को देखिए जरा। दरअसल ये तस्वीरें बहुत सारी कहानी कहती है। ये तस्वीरों को देख के आप सोच सकते होंगे कि बनारस राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते हैं कि जी नहीं, बीजेपी में हर्षोल्लास आया है क्योंकि पहली बार उसे एक नायक मिल गया है, एक ऐसा नायक जो सपने जगा रहा है और उम्मीदों को इस लहजे में परवान पे चढ़ा रहा है जिससे हर शख्स सोचे शायद कुछ अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ एक हालात यह भी है, बीते 10 बरस की किस्सा गोई मनमोहन सरकार की इस राजनीतिक हिलोरे में कहीं डूब गई है और झटके में हर किसी को लगने लगा है जो सरकार थी वो थी ही नहीं, अब जो होगी वो सरकार होगी। तो ये एक मिजाज है जिसे बनारस के लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखिए तब आप समझ पाएंगे कि इस तरीके से वो कौन सी स्थितियां थी जिसमें बनारस राजनीतिक तौर पर। एक सवाल, हाँ आप कुछ क्या कहना चाह रहे हैं जी, बताएं। बोलना चाह रहा था, बनारस में बोलना चाहते हैं। मैं हाथ से कभी चकाचौंध ज्ञानपुरी हूँ और मैं हाथ से कभी चकाचौंध ज्ञानपुरी हूँ, और लेकिन ये बनारस का मामला प्रसून भाई आप उठाए हैं, और प्रसून जी आपको मैं बहुत सुनता हूँ और कभी कभी आप मेरी कविता के प्रेरणा के स्रोत भी हो जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ बनारस में कि ये शहर किसी पे कभी रोता नहीं है, ये शहर कभी किसी पे रोता नहीं है, अपना आपा कभी खोता नहीं है, मौत भी जहां जश्न सा मनाते हैं, ये शहर वो है जो कभी सोता नहीं है। और 4 पंक्ति मैं और देना चाहूं, मोदी जी के बारे में बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जो बनारस को केंद्र में दिल्ली में ले जाए। ये पहली बार मोदी जी आए हैं। तो 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि काशी की अस्मिता को यहाँ के पूर्व सांसदों ने खो दी, इसीलिए चलकर आए हैं गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी। बनारस जुमलेबाजी में जीता नहीं है। कहते थे कि सुबह बनारस शाम बनारस, हर तरफ जाम बनारस। किसे पता था ये बदल जाएगा और कहा जाएगा सुबह बनारस शाम बनारस, अब मोदी के नाम बनारस। ये भी सियासत थी, लेकिन इस सियासत से जरा आगे बढ़ाते हैं। आप जो लगातार मुस्कुरा रहे हैं, आपके जहन में कुछ सवाल उठते हैं, नरेंद्र मोदी क्यों आ गए यहाँ पर? देखिए यहाँ लड़ाई जो है झाड़ू और कांग्रेस की है। झाड़ू और कांग्रेस की। आप मोदी है ही नहीं। मोदी का तीसरा नंबर है पहली बात, क्योंकि बाहरी करने से आते हैं छोड़ कर चले जाते हैं। और पहली बार देखिए आप चाय की दुकान में बैठे हैं ना जी, है जी, बट किसी चाय वाले की दुकान में पानी पड़ता है, चीनी पड़ता है, तब चाय तैयार होती है। इनके चाय की केतली में से हेलीकॉप्टर निकलता है। पहला हम आदमी देखे हैं कि चाय बेचने वाला के केतली में से हेलीकॉप्टर निकला। यहाँ चलेगा नहीं मोदी का कुछ भी। हम यहाँ देखिए, आपने बहस में एक नया जुबान दे दी है कि दरअसल इस दौर में बनारस के मिजाज में बाहरी आदमी कैसे फिट बैठेगा, जो सरोकार शायद नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग रहा है मोदी आए हैं तो सरोकार बनारस के लोगों से नहीं हो पा रहे हैं? आए तो बताइए, BHU से हेलीपैड पे उतरे, विद्यापीठ गए हेलीकॉप्टर से, पैदल नहीं गए, हेलीकॉप्टर से गए। अब हमको ऐसा सांसद चाहिए या ऐसा प्रधानमंत्री? कभी कतई स्वीकार नहीं करेगा बनारस। या सब पैदल चलते हैं, आप यहाँ रिक्शा वाले मिलेंगे, ऑटो वाले मिलेंगे, हेलीकॉप्टर वाला तो हम पहली बात है कि बनारस में हेलीकॉप्टर। इस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी जबरदस्त है। दिल्ली में जिस रिक्शे पर सवार होकर आप 2 किलोमीटर के फासले में आपको 30 रुपए देने पड़ते हैं, बनारस की गलियां नाप लीजिए, उसके बाद वो सिर्फ 7 रुपए मांगता है। ये है इस देश की इकोनॉमी। कौन पाटेगा इसे, कौन दूर करेगा इस विसंगति को? ब्रेक के बाद जरा इस पर बात होगी। कुछ बदलेगा या सिर्फ सत्ता का खेल है सब? कल के अपना कल वोट के बल, बहुत छोटी लाइन है, लेकिन शायद हर चुनाव हर मौके पर कल को ही देखा गया है और बार बार यह कहा गया कि दरअसल भविष्य बदल जाएगा। परिवर्तन की लहर तो है, लेकिन क्या वाकई लगता है कि हिंदुस्तान बदल रहा है या हिंदुस्तान 2014 के चुनाव परिणाम के बाद बदल जाएगा? कुछ ऐसा लगता है कि? देखिए, ये तो सत्ता परिवर्तन तो लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद
हमको कम से कम धैर्य के साथ 6 महीने से 1 साल तक इसकी स्थिति को आकलन करना होगा कि जो हम सोच रहे थे, देश सोच रहा था जिस परिवर्तन को, वो परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है कि नहीं मोदी सरकार के द्वारा जैसा प्रसारित किया जा रहा है। ये चीज़ हमें नहीं, एक बात बताइए, हमारे जहन में ये सवाल इसलिए आता है, हम एक पिछले दिनों हमारे पिता की डेथ हो गई थी, एक विज्ञापन देना था टाइम्स ऑफ इंडिया में। सबसे छोटा विज्ञापन जो था वो 24,000 रुपये का था टाइम्स ऑफ इंडिया में। जाहिर है 24,000 देने में दिल भी वो था क्या, लेकिन सूचना देनी थी पिताजी के मित्रों को पहुंच जाए। पहला पन्ना जो होता है वो 90 लाख रुपए तक का होता है। कितने पन्ने खरीद लिए गए देश भर के, कितने टेलीविजन पे चलने लगी क्या क्या कुछ चीजें। ये देश प्रचार से चलता है, उसी के आखिर बदलाव आएगा। यही सोचने वाली बात है कि जिस तरह से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं और देश के गरीब जनता की बात की जा रही है, गरीबी दूर करने की बात की जा रही है, नौकरी देने की बात की जा रही है, ये कैसे होगा? ये पैसे जो है इसका मैनेज जो है वो जिससे कर रहे हैं वो अपनी रिटर्निंग किससे लेगा? देश की जनता से लेगा। युवा है, कोई टीस होती है, कोई जब देखते हैं कितना पैसा बहाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई टीस होती है? बिल्कुल होती है। क्या लगता है? देश के नेता जो है वो ऊपर से चले जाते हैं राउंड लगा के, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है काम। आज भी इतने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है। इंजीनियर्स, नॉट जस्ट अ ग्रेजुएट, उनके पास जॉब नहीं है, कहीं काम करने लायक नहीं है, 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। आज के अगर इंडिया के सबसे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कहीं स्टैंड नहीं करता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसकी रैंकिंग टॉप 50 में भी नहीं आती है। ये दर्द नेताओं में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्हें बस सियासी राजनीति चाहिए। हम 1 मिनट आते हैं, क्योंकि वो ब्रेक लेना होगा, और ये बताते हुए ब्रेक ले रहे हैं कि अगर ये दर्द लोगों के अंदर में है, तब एक सवाल है, जो सपने दिखाए जा रहे हैं, अगर वो सपने टूटे तो इस देश के भीतर क्या फिर एक नया आंदोलन शुरू हो जाएगा? ये कौन सी दस्तक है? ये किस तरीके की स्थितियां पैदा की जा रही है?